Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। कट द क्रैप इनिशिएटिव में हम डेली एक टॉपिक लेते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसका हैंड रिटन कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस। ये हाल ही में मार्च में कंक्लूड हुआ है ये कॉन्फ्रेंस, और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, कंटेंट को हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिनॉप्टिकल फॉर्म में कंटेंट है ये। डिस्क्रिप्शन में फोरम लर्निंग हिंदी का लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करने और कंटेंट को डेली बेसिस पे डाउनलोड कर लिया करें। आज का डिस्कशन है वाटर से रिलेटेड, दैट इज यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ है। पहला कॉन्फ्रेंस 1977 में हुआ था, ऑलमोस्ट 46 साल बाद कॉन्फ्रेंस दोबारा से हुआ है। उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मेजर एक्शन लिया था यूएन ने, वो 2005 से लेकर 2015 तक के लिए इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन डिक्लेयर किया था वाटर को लेके यूनाइटेड नेशन ने। जब 2015 में वो टाइम पीरियड खत्म हुआ, अगेन 2017 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि जो सम पीरियड है 2018 से लेके 2028 तक का, ये होगा इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स कि वाटर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना, वाटर को कंजर्व करना, तमाम तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे। अगेन जो एसडीजी टारगेट्स हैं उसमें जो 6 नंबर का टारगेट है वो वाटर से रिलेटेड है। 6 नंबर क्या कहता है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो वाटर की अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन की अवेलेबिलिटी, हाइजीन मेंटेन करना, ये सारा ऑब्जेक्टिव है एसडीजी नंबर 6 का। तो आज के डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि वाटर से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम क्या है वाटर का, और कैसे जो वाटर कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस का कैसे उसको हैंडल करता है, कैसे उसको रिजॉल्व करता है, करंट वाटर चैलेंजेस क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी जो यूनाइटेड नेशन का वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है, वहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने अपने अपने क्या क्या कमिटमेंट्स दिए हैं। जितने भी कमिटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे सारे वॉलंटरी कमिटमेंट्स हैं, किसी ने भी बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या कमिटमेंट्स दिए गए हैं। कुछ कमिटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन है यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस का। देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने 2018 से 2028 के लिए। अभी उसका रिव्यू भी हुआ है, मिड टर्म रिव्यू हुआ है। मार्च में यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कॉन्फ्रेंस दूसरी बार हुआ है यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो काफी सीरियस है वाटर प्रॉब्लम को लेके। वाटर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में है, इंडिया में भी बहुत बड़ा चैलेंज है वाटर की अवेलेबिलिटी, साउथ अमेरिका में है। तो देखिए, वाटर कॉन्फ्रेंस में बेसिकली होता क्या है। पहली बात यह है कि वाटर को लेके मेन चैलेंज क्या है। देखिए, जितना भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको अगर हम टैकल करने की बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज एक तरह से ग्लोबल हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर चाइना में पोल्यूशन हो रहा है तो उसका इंपैक्ट इंडिया के भी एयर क्वालिटी पे हो सकता है, क्योंकि वो पोल्यूट कर रहा है एयर को। एयर अक्रॉस द वर्ल्ड मूव कर रही है, अक्रॉस द ग्लोब मूव कर रही है, और सभी जगह वो फिर जाके एयर क्वालिटी को इंपैक्ट करेगा। ऐसे ही इंडिया का पोल्यूशन है वो बांग्लादेश को इंपैक्ट कर सकता है, पाकिस्तान का पोल्यूशन है वो इंडिया को इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा वाटर के साथ नहीं है। अगर आपके नेबरहुड में कोई लेक है, अगर वो पॉल्यूटेड है, वाटर लेक है वो पॉल्यूटेड है, या फिर वो ड्राई हो रही है, सूख रही है ओवर टाइम, उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो ये लोकल प्रॉब्लम है। इसको म्युनिसिपैलिटी ही कॉन्क्रीट एक्शन लेके इसको सॉल्व कर सकती है। अगेन, कोई स्लम है, जो म्युनिसिपल एरिया है, कोई शहर है, उसके अराउंड कोई स्लम है, स्लम के में वाटर का एक्सेस नहीं है, पाइप्ड वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये वहां का लोकल प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी लोकल ही चाहिए। तो इस तरह से करके वाटर से संबंधित, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, वेस्ट वाटर हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, सैनिटेशन हो, टैप वाटर का एक्सेस हो, ये सब जो चैलेंजेस है ये लोकल चैलेंजेस होते हैं, और वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं यही इसको टैकल कर सकते हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो।
अब इसमें क्या चाहिए, देखिए पॉलिटिकल विल तो है, अगर वाटर चैलेंजेस को सॉल्व करना है तो पॉलिटिकल विल है, लेकिन कई बार काफी सारे इश्यूज है इसमें। पॉलिटिकल विल अगर है भी तो फिर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजिकल वेयरविदल है कंट्रीज के पास, जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं क्या। कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने वाटर चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल किया है, वहां की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो नॉलेज शेयरिंग है, वो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंस होना चाहिए। जितना भी वाटर प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने पहली बार वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया 1977 में, ठीक है, कि कैसे इस लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्लोबली मोबिलाइज किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, या फिर ये कहें कि जो भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए। फॉर एग्जांपल जो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, एनजीओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की या फिर और तमाम सेक्टर्स की। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास फाइनेंस है, जिनके पास नॉलेज शेयरिंग का कैपेबिलिटी है, उनको मोबिलाइज किया जाए कि लोकल लेवल पे जो वाटर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो वाटर कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उसने क्या किया कि यहां पे पहली बार प्रिपेयर हुआ फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान हुआ, तैयार किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए जो एक्शन प्लान था उसमें पहली बार डिक्लेयर किया गया, पहली बार कहा गया कि जितने भी लोग हैं सबका अधिकार है वाटर एक्सेस का, क्लीन वाटर एक्सेस का सबका अधिकार है, और सबको उस क्वांटिटी में वाटर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली की वो पूरी हो सके। तो पहली बार वाटर एक्सेस को लेके उसको राइट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। जब उसको राइट डिक्लेयर कर दिया गया तो जितने भी फाइनेंसर्स हैं, फंडर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, एनजीओज हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है वाटर सेक्टर में काम करने का, जिनके पास अनुभव है, सबको मोबिलाइज किया गया। और ओवर लास्ट जो 3-4 डिकेड्स बीते हैं उसमें काफी बड़े पैमाने पे फंड का मोबिलाइजेशन हुआ, और आज उसका आउटकम यह है कि दुनिया भर में जितने लोग उस समय थे, जो दुनिया भर की जितनी पॉपुलेशन थी, उसका जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी जिसके पास वाटर का एक्सेस नहीं था, या फिर ये कहें क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं था, आज वो पॉपुलेशन सब्सटेंशियली कम हो गई है। तो जो प्रोपोर्शन था लोगों का वो काफी कम हो गया है। अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिनके पास वाटर का एक्सेस नहीं, हालांकि अभी भी सब्सटेंशियल अमाउंट में ऐसे लोग हैं जिनके पास वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या फिर है भी तो क्वालिटी वाटर एक्सेस नहीं है। तो वाटर कॉन्फ्रेंसेस करते क्या हैं, ये यही करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को अलाइन करते हैं, उनके लिए एक टारगेट देते हैं कि आपका जो एक्सपर्टीज है, चाहे आप फंड देना चाहें, चाहे आप टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहें, चाहे आप नो हाउ शेयर करना चाहें, इस टारगेट को अचीव करने सबको एक साथ काम करना है, ठीक है। फिर यह है कि जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से सीखती हैं। किसी म्यूनिसिपैलिटी ने अगर लंदन की म्यूनिसिपैलिटी ने वहां के वाटर पॉल्यूशन को लेके, रिवर वाटर पॉल्यूशन को लेके को सक्सेसफुली हैंडल किया है, तो कैसे अगर यमुना पॉल्यूटेड है दिल्ली में, और दिल्ली में अगर यमुना पॉल्यूटेड है तो उससे जो भी लोग पानी पी रहे हैं आसपास का, वो पूरा ड्रिंकिंग वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो गया है। तो कैसे लंदन के एक्सपीरियंस को शेयर करके इंडिया में जो दिल्ली में यमुना का पॉल्यूशन है उसको टैकल किया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है वाटर कॉन्फ्रेंस का कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके एक्शन को एक टारगेटेड मैनर में, एक फोकस्ड मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाए, रीओरिएंट किया जाए, ठीक है। अब बात यह है कि करंट चैलेंजेस क्या हैं। देखें, वाटर एक्सेस प्रोवाइड कराना, जहां पे भी जो अनसर्व्ड पॉपुलेशन है उनको वाटर प्रोवाइड करना, ये जरूर पॉलिटिकल विल है, पॉलिसी भी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आज भी है फाइनेंस का। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फाइनेंस न होने के चलते वो जो वाटर है उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी कम्युनिटीज को, जो भी कम्युनिटीज जिनके पास एक्सेस नहीं है। तो पहला चैलेंज है फाइनेंस का। फाइनेंस इनफैक्ट आप अगर कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हो, वेलफेयर मेजर से रिलेटेड हो, सबसे बड़ा एक पॉइंट जहां पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं वो होता है फाइनेंस का, ठीक है। जनरली हम लोग बात करते हैं फंड फंक्शंस एंड फाइनेंस। तो
फाइनेंस जो है सबसे बड़ा एक चैलेंज है वाटर की एक्सेसिबिलिटी में। दूसरी बात यह है कि अगर अगर वाटर की अवेलेबिलिटी करा भी दी जाए, वाटर अगर एक्सेस भी हो जाए लोगों को, तो क्या ये सस्टेनेबल वे में एक्सेस हो सकता है? एक उदाहरण के तौर पे आप लें कि कोई एरिया है जहां पे कि पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे प्रोजेक्ट लगाया गया टैप वाटर सप्लाई करने के लिए। वो जो प्रोजेक्ट है वो उसको वाटर कहां से चाहिए? वो वाटर ले रहा है ग्राउंड वाटर से, लेकिन ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, उस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। अब उससे क्या होगा कि ये जो सप्लाई है वाटर का, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ओवर टाइम इसको बंद होना पड़ेगा, या फिर कुछ और रीजन हो सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हो गया है। अगर आप देखें इंडिया की हम बात करें, पंजाब रीजन की, आप देखें जो ईस्ट यूपी, बंगाल, बिहार और बंगाल का बेल्ट है, पूरा वाटर, ग्राउंड वाटर आर्सेनिक हो गया है। तो ओवर एक्सट्रैक्शन के चलते सफिशिएंट टाइम नहीं है कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके, या फिर जो रिचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी काफी सारी गवर्नमेंट्स ने जरूर कराई है, लेकिन वो सस्टेनेबल वे में नहीं रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल काफी नीचे चला गया है। आप देखें ईस्टर्न यूपी में जाके, चाहे बिहार में जाके, कि जहां पे बोरिंग जो वाटर पंप करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर पंप करने के लिए, जहां पे 100 फीट, 80 फीट, 120 फीट पे वाटर मिलता था, अब वो 300, 400, 500 फीट पे वाटर मिल रहा है। पंजाब की हालत ऐसी होगी, आप दिल्ली का ही देख लें कि यहां पे 600, 700 फीट बोर करना पड़ता है वाटर निकालने के लिए। तो दूसरा चैलेंज इसमें यह है सस्टेनेबल एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तीसरी बात है कि ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन। यहां पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो चैलेंजेस हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अपने अलग चैलेंजेस, क्योंकि जितना भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का, अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी आपको बताऊं तो मोर देन 70% ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज हैं, फिर उसके बाद डोमेस्टिक यूज है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम इसलिए है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का कि पावर सब्सिडी है। पावर जो भी वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब्सिडाइज्ड है, तो कॉस्ट नहीं है। मैंने एक दिन डिस्कस किया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है उसका कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ना होने के चलते लोग अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन उसका किए जा रहे हैं। तो पावर सब्सिडी अवेलेबल है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है एग्रीकल्चर सेक्टर में आज की डेट में, इंडिया की मैं बात करूं तो वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। एमएसपी उन क्रॉप्स के लिए अवेलेबल किया गया है जो क्रॉप्स वाटर इंटेंसिव हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन, राइस, इस तरह से तमाम ऐसे क्रॉप्स हैं जो वाटर इंटेंसिव है, लेकिन उस पर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। जबकि वो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि अगर क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है तो आपको एमएसपी हटाना पड़ेगा। एमएसपी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू हो गया है सभी गवर्नमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट चाह के भी एमएसपी को नहीं हटा सकती, ठीक है। तो और भी कुछ चैलेंजेस हैं लाइक वाटर क्वालिटी, जो लेक्स हैं, रिवर्स में पॉल्यूट हो गए, उनकी जो क्वालिटी है उसको रीस्टोर करना। फिर है कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज है सबके चैलेंज ये हो गया है कि जो वेस्ट वाटर उनका है कैसे उनको ट्रीट करने के बाद जितना यूज हो सकता है उसको रीयूज करें, अदरवाइज बिना ट्रीटमेंट के वाटर को डिस्चार्ज ना करें रिवर्स में। आप देख सकते हैं यमुना का जो पॉल्यूशन है वो क्यों पॉल्यूशन है, चाहे गंगा क्यों पॉल्यूटेड है, क्योंकि जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वो इन्हीं के बैंक पे सिचुएटेड हैं, और जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है वो ट्रीटमेंट नहीं होता है उस डिस्चार्ज का, एफ्लुएंट्स का, और उसको पानी में रिवर्स में से ही जाता है और फिर वो पूरे रिवर के इकोसिस्टम को पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो जितनी अभी तक बात हुई, देखिए मेन दो चैलेंजेस हैं। पहली बात है फाइनेंस का, कि फाइनेंस की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात है कि कैसे सस्टेनेबल वे में एक्सेस हो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का, सैनिटेशन का। और तीसरा मेन चैलेंज है पॉलिटिकल विल का। अगर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा रीजन है ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन का, तो उसके लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए, तभी जाके उसको सॉल्व किया जा सकता है।
अब बात यह है कि क्या क्या कमिटमेंट्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लाइक एनजीओस, फाइनेंसर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट्स, क्या क्या इनके कमिटमेंट्स रहे अभी जो वाटर कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ है उसमें। देखिए टोटल 713 कमिटमेंट्स दिए गए हैं। इस कमिटमेंट्स में यह है कि सारे वॉलंटरी हैं, किसी ने भी बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं दिया है, ये सारे वॉलंटरी हैं। और इनमें से 713 कमिटमेंट में से 120 कमिटमेंट ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए रेलेवेंट हैं। इंडिया ने भी कमिटमेंट दिया है। इंडिया ने क्या कमिटमेंट दिया है कि इंडिया ने कमिट किया है कि हम $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे टू इंप्रूव एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया ने स्टार्ट किया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंडर में गवर्नमेंट टैप वाटर प्रोवाइड कर रही है रूरल एरियाज में। तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पे टैप वाटर का प्रोविजन किया गया है अंडर जल जीवन मिशन। और इसमें जो भी खर्च आने हैं उसी खर्च का एक ब्यौरा, उसी खर्च को गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस में। फिर है एक इंपॉर्टेंट जो इंडिया के लिए है कि IBM सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेटर। देखिए जब कमिटमेंट हो रही है वहां पे तो फाइनेंस का कमिटमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी का कमिटमेंट हो सकता है, नो हाउ शेयरिंग का कमिटमेंट हो सकता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हमको किसी भी पॉलिसी अगर बात करें, कोई पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट करना है, प्लान करना है, तो हमारे पास अच्छे प्रैक्टिसेस या फिर केस स्टडीज होनी चाहिए। तो IBM ने टेक्नोलॉजी के एरिया में इनका एक प्रोजेक्ट है IBM सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेटर। इसका एजेंडा ये है इस प्रोजेक्ट का कि वाटर का मैनेजमेंट, वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो वाटर की प्लानिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसाइकलिंग हो, ये सारी चीजें जो है इस एक्सेलरेटर में हैं। तीसरी बात है कि नॉलेज शेयरिंग को लेके यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है W12+ ब्लूप्रिंट। W12+ ब्लूप्रिंट क्या करता है कि जितने भी वाटर से रिलेटेड, जितने भी दुनिया भर में अच्छे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी केस स्टडीज हैं, उनका एक एक कंपाइलेशन है। यूनेस्को ने कमिट किया है कि ये जो हमारे पास नो हाउ है इसको हम शेयर करेंगे तमाम गवर्नमेंट्स के साथ। इसमें क्या है कि जो सिटीज है, सारी म्युनिसिपल सिटीज हैं, उन सबका इसमें एक तरह का कह सकते हैं एक प्रोफाइल किया गया है उनको, उनके केस स्टडीज हैं, क्या टेक्नोलॉजीज उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्या पॉलिसीज वो लेकर आई जो पॉलिसीज सक्सेसफुल रही हैं वाटर के सेक्टर में। इनका पूरा इनके पास डिटेल है और इन्होंने शेयर करने का एग्री किया है। फिर है एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पे हुआ है वाटर फॉर वीमेन फंड। मींस कि वीमेन स्पेसिफिक वाटर चैलेंजेस को लेके एक फंड बनाया गया है। इस फंड में बात की गई है कि कैसे इफेक्टिव और सस्टेनेबल वे में वाटर सैनिटेशन और हाइजीन प्रोवाइड किया जाए वीमेंस को। तो वीमेंस के लिए एक स्पेसिफिक कमिटमेंट किया गया है, यहां पर उनके लिए फंड तैयार किया गया है। टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बताया, नॉलेज शेयरिंग का आपको मैंने बताया, इंडिया ने क्या कमिटमेंट दिया है वो भी मैंने आपको बताया। तो इस डिस्कशन में हमने ये देखा कि वाटर कॉन्फ्रेंस यूएन ने ऑर्गेनाइज किया। वाटर कॉन्फ्रेंसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये दूसरी बार ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले जो ऑर्गेनाइज हुआ था 1917 में, उसका क्या आउटकम रहा है? उसका आउटकम ये रहा है कि जो वाटर का एक्सेस है वो काफी इंप्रूव हो गया है दुनिया भर में। करंट चैलेंजेस क्या हैं और करंट चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्या क्या कमिटमेंट्स दिए गए हैं जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। तो ये था हमारा डिस्कशन यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस पे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।